कौन दिल्ली वाला सुनना चाहता है जी कि दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। कौन दिल्ली वाला ये सुनना चाहता है जी कि 15 मिनट की बारिश में यहाँ 60 से ज़्यादा लोग सड़क पर डूब के मर जाते हैं। कौन दिल्ली वाला ये सुनना चाहता है कि यहाँ की माताएं बहनें एक एक बूंद के लिए हत्याएं हो जाती हैं पानी के लिए, कि दिल्ली में कैसे विकास की योजनाएं रोकी जाती हैं, कैसे आयुष्मान रोका जाता है, कैसे जो नए प्रोजेक्ट हैं मेट्रो के उसको लेट किया जाता है, कैसे आरटीएस के लिए पैसे नहीं दिए जाते, कैसे प्रगति मैदान की टनल को 1 साल डिले किया जाता है। कि जब कोविड में हम अपनी जान के लाले पड़े हुए थे तो ऑक्सीजन रखने की जगह नहीं थी, उस समय शराब नीति बदलने का मतलब क्या था। इन्होंने घोषणा की थी, हमने नहीं की थी कि 1 जनवरी 2024 तक सारे पहाड़ हट जाएंगे। 24 के लिए तो 25 आ गया। आधार कार्ड बनाने की मशीन भी पकड़ी गई। जब बांग्लादेशी एजेंट से पूछने शुरू किए तो उन्होंने बड़े प्यार से एक नाम बताया है। सभी को नमस्कार। अपनी दिल्ली अपनी बात, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली चुनाव की तिथि की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बहुत सारे विषय भी सामने आ रहे हैं, मगर ये मेरी दिल्ली है और मेरे दिल्ली की मेरी बात हो रही है, ये एहसास निर्माण करने के लिए काफ़ी कुछ बिंदु चर्चा में आ भी रहे हैं और उसके खुलासे भी हो रहे हैं। इसी क्रम में आज इस पॉडकास्ट मालिका में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक सफल अध्यक्ष हमारे मित्र वीरेंद्र सचदेवा जी। थैंक यू। वैसे वीरेंद्र जी के बारे में ये बता दूं कि ज़मीन से जुड़े हुए एक संगठन धर्मी कार्यकर्ता के रूप में उनकी एक पहचान है और विगत 2 सालों में उन्होंने दिल्ली के संगठन को बहुत चुस्तीला फुर्तीला किया है। बहुत सारी सक्रियता बढ़ गई है और इस आत्मविश्वास के साथ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव में उतरी हुई दिखाई देती है कि आखिर दिल्ली हम जीतने वाले हैं। वीरेंद्र जी, मुझे बताइए कि ये दिल्ली जीतने का जो आत्मविश्वास आपके और बहुत सारे नेताओं के माध्यम से सामने आ रहा है, इसकी वजह क्या है? विनय जी, इसकी वजह मैं मूल रूप से कहूँ तो जिस तरह से जिस दिल्ली को मैंने खुद अपनी आंखों से बढ़ते हुए देखा है, उसको जिस तरह से कलंकित करने का काम पूरे देश में और पूरे विश्व में किया गया है। कौन दिल्ली वाला सुनना चाहता है जी कि दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। कौन दिल्ली वाला ये सुनना चाहता है जी कि 15 मिनट की बारिश में यहाँ 60 से ज़्यादा लोग सड़क पर डूब के मर जाते हैं। कौन दिल्ली वाला ये सुनना चाहता है कि यहाँ की माताएं बहनें एक एक बूंद के लिए हत्याएं हो जाती हैं पानी के लिए। कौन सा दिल्ली वाला ये सुनना चाहता है कि जब नल खोलो तो काला पानी देखने को मिलता है। या कौन सा वो दिल्ली वाला ऐसा है जो ये सुनना चाहता है कि माँ यमुना, जिसकी हम गंगा की तरह आरती करते हैं या करते थे, आज वो एक गंदा नाला बन के रह गई है। या कौन सा दिल्ली वाला ये सुनना चाहता है कि यहाँ हर विभाग में आपको भ्रष्टाचार मिलेगा, हर विभाग में पैसे देने पड़ेंगे और दिल्ली को धोखा देने वाला और कोई नहीं, दिल्ली का खुद मुख्यमंत्री होगा। सही। तो ऐसी दिल्ली को जो हमारी कलंकित करने वाले लोग हैं, उस कलंक को कम से कम सच्चा दिल्ली वाला तो बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल। और ये मेरी राय नहीं है, दिल्ली के हर उस शख्स की राय है जो दिल्ली को मन से प्यार करता है जी। और इसलिए वो ललक, वो भूख है हम में कि इस दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना है। जब हम पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम देखते हैं, उसके बाद दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली में कैसे विकास की योजनाएं रोकी जाती हैं, कैसे आयुष्मान रोका जाता है, कैसे जो नए प्रोजेक्ट हैं मेट्रो के उसको लेट किया जाता है, कैसे आरटीएस के लिए पैसे नहीं दिए जाते, कैसे प्रगति मैदान की टनल को 1 साल डिले किया जाता है। तो वो दर्द होता है, वो दर्द दिल्ली के हर दिल वाले में है। इसलिए उस दर्द की दवा जो है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल जैसी सरकार को यहाँ से रवाना करेंगे और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। और इस तरीके का भाव आपको जनता के सामने से भी उभर कर आता जनता हुआ रिस्पॉन्ड दिखाई दे करती रहा है। जनता सवाल पूछती है कि एक शीश महल में 15-15 टॉयलेट किस लिए। 15 टॉयलेट? 15 टॉयलेट हैं शीश महल में। जनता ये सवाल पूछती है कि जब कोविड में हम अपनी जान के लाले पड़े हुए थे तो ऑक्सीजन रखने की जगह नहीं थी, उस समय शराब नीति बदलने का मतलब क्या था। सही। जनता ये पूछती है कि अब सुना है जो चर्चा में आ रहा है कि वॉश बेसिन भी सोने की परत का है, क्या बात है। कमोड भी सोने की परत के हैं और आम लोगों के घरों में भी स्पीकर लगे होते हैं,
कोई कंपनी है बॉस करके, सुना है बहुत अच्छी है। उसके स्पीकर इनके ड्राइंग रूम में, इनके बेडरूम में, इनके डाइनिंग रूम में, इनके किचन में, इनके बाथरूम में, बाप हर जगह स्पीकर्स हैं। और पर्दे की कीमत, मुझे ध्यान है, मैं तो बचपन में पुरानी दिल्ली के एक मकान में रहा हूँ। हम 6 भाई बहन, माता पिता, और मेरी माँ कई बार खिड़की को ढकने के लिए अपनी पुरानी साड़ी का सहारा जी, लेती जी, थी। जी, वो दर्द मैंने देखा है। जी। लेकिन इसके शीश महल में 8 लाख रुपए का एक पर्दा है। 8 लाख रुपए 8 का लाख पर्दा? रुपए का एक लोगों पर्दा के है। घर होते हैं 8 लाख नहीं के? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ ना जी, दिल्ली को कैसे छलने का काम इसने किया है। मतलब एक शातिर अपराधी होता है ना, मतलब ये उसको भी मात करते हैं। 8 लाख रुपए का एक पर्दा, करोड़ों रुपए के पर्दे लगे हैं। जो मार्बल लगा है वो भी विदेशी मार्बल है। मतलब वो दिल्ली में मिलता ही, मतलब हिंदुस्तान में मिलता नहीं, बाहर से मंगाना पड़ता है। उसके अलावा फ्रिज, 950 लीटर का फ्रिज किस लिए चाहिए जी? घर में 4 प्राणी हैं, लेकिन नहीं बताते। और मैं सुन रहा हूँ कि इसका कोई जवाब भी देते नहीं। कोई जवाब नहीं। अभी उसमें और मजे की बात देखिए, 16 टीवी हैं घर में। 16? 88 इंच का टीवी हमने नहीं देखा कभी। 75 इंच का सुना है, 55 इंच का सुना है, जी, लेकिन 88 इंच का टीवी। उसके साथ जो PWD विभाग है, उसको सैंक्शन होते हैं 7 करोड़ 68 लाख रुपए कि आपको ये महल बनाना है। खर्च किए जाते हैं 33 करोड़ से ज़्यादा रुपए। और खर्च में ऑडिट ना हो जाए, हम पकड़ में ना आ जाएं, तो सरकारी नियम है कि 10 करोड़ से ऊपर का जो भी टेंडर होगा, उसकी अनुमति के लिए आपको कैबिनेट में जाना पड़ेगा या LG से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जितनी बिलिंग है, 9 लाख, 8 लाख, 8.5 लाख, और एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, 9,90,000, मतलब 9 करोड़ 90 लाख, मतलब उसको 10 करोड़ नहीं होने दिया। तो ये कौन करता है? ये वो करते हैं जो शातिर अपराधी होते हैं कि हम कानून से बच जाएं, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। और ये शीश महल नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के मुखिया का एक, मैं कहूँ कि भ्रष्टाचार का म्यूजियम है, जो दिल्ली के माथे पे कलंक है। और इस, जैसे दिल्ली में लोग देखने आते हैं कुतुब मीनार, लाल किला या प्रधानमंत्री म्यूजियम, ये वो जगह हैं जो लोग देख के गर्व से देखते हैं। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं ये भ्रष्टाचार का म्यूजियम खोलूंगा, इसलिए कि लोग बाहर से आके देखें कि कैसे दिल्ली को लूटने वाले ने अपनी अय्याशी का सामान यहाँ इकट्ठा किया था। और PWD विभाग लिख के देता है कि ये जितना इन्वेंट्री हमारे को प्राप्त हुई है इस बंगले से, इस बंगले में सरकार का 1 रुपया नहीं लगा। तो भाई अरविंद केजरीवाल, ये 60-70 करोड़ रुपए जो इस सामान पे खर्च हुए हैं, उसका सोर्स क्या है? वो शराब दलाली का पैसा है, जल बोर्ड का है, पैनिक बटन घोटाले का, किसी का तो पैसा होगा। नहीं, आप जो बता रहे हैं उससे ध्यान में आता है कि ये बड़ी रहस्यमय कहानी है कुल मिलाकर इस अय्याशी के बंगले कोई के। रहस्यमय नहीं है जी। नहीं, मतलब लोगों को लगेगा ये कि लूट है, हाँ जी, जो सीधा सीधा दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को लूट के बनाया गया है। नहीं, रहस्य इसलिए कि दिखाते एक है, बताते एक है, नहीं, करते ये एक दिखाता है। 100 रुपए की चप्पल है, 2 रुपए का पेन जी, दिखाता है, ढीली शर्ट दिखाता है, जी। लेकिन इसके पीछे का जो काला और घृणित चेहरा है, वो इतना घिनौना है कि वो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए, मतलब हम कहते थे कि कौन सी एक लाइन है, उस शाख का क्या हुआ जिसमें उल्लू बैठा है, ऐसे कुछ कहते हैं। जी। तो ये अरविंद केजरीवाल के साथ जो पूरी चोरों की बारात है, इसने दिल्ली को लूटने का काम किया। जी, नहीं, आपने इतना सिलसिलेवार बताया, बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरे मन में यही सवाल है कि कई बार क्या होता है कि ये जानकारियाँ लोगों तक पहुँचती ही नहीं और लोग गुमराह होते हैं। और जैसा हमने देखा बार बार कि गुमराह किए जाने के कारण लोग एक दिशा में जाते हैं। तो आज की तारीख में मुझे ये जानना है आपसे कि आपके नेतृत्व में जो संगठन काम कर रहा है, वो जनता तक ये सारे विषय कैसे पहुंचा रहा है? आपकी कैसे तैयारी हो रही है? देखिए, मैं वैसे तो ये रणनीति है हमारी, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से बताता हूँ। मेरा ये 36वां साल है दिल्ली के संगठन में काम करते हुए। जो रिस्पॉन्ड पब्लिक इस समय हमें दे रही है, क्योंकि सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में, सरकारी कागज दिखाई देता है, और आजकल तो इतना सोशल मीडिया एक्टिव है कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, सबको पता चलता है। हमने दिल्ली में इस चुनाव के नाते, लोकसभा का जब चुनाव हुआ, सब लोग कहते थे 2-3-1 बीजेपी हारेगी, लेकिन मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, मुझे दिल्ली की जनता पे भरोसा है, क्योंकि मैंने इस दिल्ली को दिल से जिया है। तो हम कहते थे सातों आएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, उनका काम, वो अपने आप में इतना बड़ा है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो सातों सीटें जीते। लेकिन उस दिन के बाद से हमने 1 मिनट भी आराम नहीं किया। हमने अपने संगठन की जो जो कमियां थी, जो हमें पता है, उसको ठीक करने का काम किया।
हमने अपने सारे मंडल अध्यक्ष जो चेंज करने थे लोकसभा चुनाव के बाद, कभी नहीं हुआ दिल्ली में। मैंने 72 मंडल अध्यक्ष चेंज किए जी, अच्छा, 72 आउट ऑफ 250, कि मुझे जो परफॉर्मेंस चाहिए काम करने वालों को काम उसके दिया। हाँ उसके लिए मुझे नया खून चाहिए। वो बनाने के बाद फिर सारे अपने सिस्टम को जितना भी ओवरऑलिंग करना था, उसके बाद हम नीचे गए। हमारे दिल्ली में शक्ति केंद्र है एक, जी जो 3-4 बूथों का एक जी ग्रुप होता है, वो है 3896 3896। हमने उन 3896 शक्ति केंद्रों को जब बनाया तो उनको फिजिकल वेरिफिकेशन किया, साथ साथ डिजिटल भी किया। मतलब केवल कहीं सुनी बातें ना, नहीं ना, ना, है, जब- जमीन पर जब उपस्थित है। और जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है वो विद ओटीपी हो रहा है, अच्छा कि जब आप हमारा ऐप लेके आदमी जाता है, आपकी फ़ोटो खींचता है, जी, और जब आप फोटो में अपनी आंख ब्लिंक करते हैं तो वो एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालेंगे तो हाँ ये फिजिकल वेरीफाई हुआ। तो बड़ा हाईटेक हाँ, आपने काम वो किया। 3896 100% अच्छा, जब हो गए, फिर मैं गया 13,033 बूथों पर। कोई फर्जीवाड़ा नहीं, सब। जब एक आवाज़ पे 3896 लोग तैयार हैं, फिर हम गए 13,033 बूथों पर। उन बूथों पे जब हमने त्रिदेव बनाने का काम किया, एक हमारा बूथ का अध्यक्ष, एक बूथ का पालक और एक BLA 2। जी, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ जी, 95% त्रिदेव मेरे फिजिकल वेरीफाइड है। क्या बात है। 95% उनका भी सबकी प्रोसीजर सूचियाँ है, फोन नंबर है। विद ओटीपी, वो भी विद ओटीपी, वो हमने किया। उसके बाद हम गए पन्ना प्रमुख पे। मुश्किल काम था दिल्ली के हिसाब से, क्योंकि ये मॉडल गुजरात मध्य प्रदेश में बहुत सक्सेसफुल है हमारा। सीखा हमने उन लोगों से, जी खुद मैं पाटिल साहब से मिलकर आया। जी, लेकिन फिर उस पर काम करना शुरू किया तो 2,07,000 पन्ना प्रमुख बनाए हमने। 2,07,000 बनाए, 1,55,000 फिजिकल वेरिफिकेशन है। क्या बात है। तो जो ये मेरी फौज है कार्यकर्ताओं की, ये विश्वास दिलाती है। और जब हम दिल्ली की जनता से बात करते हैं, अभी पिछले 27 दिनों में जब ये चुनाव का दौर चला, अभी टिकटें अनाउंस नहीं हुई थी, जी, तो हमने कहा हम शक्ति केंद्र पे बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, सड़क पे करेंगे 3896 पे। मुझे 27 दिन में, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, हम 2882 मीटिंग कर चुके हैं। हर मीटिंग में 100 से 250 लोग होते हैं। जब हम पब्लिक से शीश महल की बात करते हैं, टूटी हुई सड़कों की बात करते हैं, बढ़े हुए बिजली के बिलों की बात करते हैं, गंदे पानी की बात करते हैं, पब्लिक रिस्पॉन्ड करती है। पब्लिक बताती है कि पिछले 8 साल से एक नया राशन कार्ड नहीं बना है। जी 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 प्रधानमंत्री 5 किलो राशन पर व्यक्ति देते हैं, लेकिन जब तक राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ेगा तो राशन कैसे मिलेगा? नहीं मिलता गरीब लोगों को। वो बताते हैं कि ओल्ड एज पेंशन बंद है, पेंशन के नाम पे धोखा दिया जाता है। आप घोषणाएं कितनी भी कीजिए अरविंद केजरीवाल, लेकिन हकीकत ये है कि ज़मीन पे आपका काम नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार है। जी। मगर एक सचदेवा जी, मैं पूछना चाहता हूँ, अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्षी दल है, विपक्ष के नेता हैं, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में संवाद, समन्वय, इसकी कुछ कोशिश बीजेपी तो की होगी, उनके द्वारा क्या रिस्पांस था? नहीं, क्योंकि ये असल में एक अनार्किस्ट लोग हैं, इनका सिस्टम में विश्वास नहीं है। ये ना बातचीत में विश्वास करते हैं, ना कम्युनिकेशन में, कभी संवाद करते नहीं। कोई मतलब ही नहीं जी। मैं एज ए अध्यक्ष कम से कम 5 बार इनको कई विषयों पे ये कह चुका हूँ, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, नहीं बुलाते। ये भागते हैं क्योंकि इन्हें पता है इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। ये वो लोग हैं जो शक्ल करेंगे कुछ और, दिखाएंगे कुछ और पीछे इनके मन में कुछ हो रहा है। इसलिए ये मुझे समझ में आता है, ये लोग मतलब मीडिया का सवाल भी सीधा नहीं लेते। वो भी तय करते हैं कि तुम बोलोगे, इतना बोलना है तुम्हें, जो इनका स्वभाव है। और जहाँ मैंने जिस दिल्ली को दिया है, मैं बताऊं, हम शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के रूप में देखा। हमारी वैचारिक मतभेद थे, आज भी हैं, लेकिन वो अगर मुख्यमंत्री थी और हमने या हमारे किसी विपक्ष के नेता ने कुछ कह दिया तो उसको पूरे सम्मान के साथ सुनना और उनका काम पहले देखना। और हमारी सरकार जब थी, हमने मदन लाल खुराना जी के साथ किया, साहिब सिंह जी के साथ किया, सुषमा जी के साथ किया, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि हम जगप्रवेश चंद्र जी को नहीं सुनते थे, हम बाकी लोगों को नहीं सुनते थे, पूरा सम्मान देते थे। राम बाबू शर्मा निगम के नेता थे, पूरा सम्मान देते थे। वो कम्युनिकेशन था, बातचीत होती थी। जयप्रकाश अग्रवाल इस बार चुनाव हार गए, 4 बार के सांसद रहे दिल्ली में, वो बात करते थे, आज भी बात करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली को लेकर अगर कोई विषय है तो सब बात करेंगे, लेकिन ये नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ डंडे से चलाना चाहते हैं, इनको हर चीज़ में पैसा चाहिए और इनके पैसे की भूख इतनी है कि वो ख़त्म नहीं होती। मगर एक मुझे बताइए, क्योंकि इनके काले काम, इनके कुशासन की बातें, ये सब जनता के पास तो पहुंच ही रहा है, आपने भी बड़ा सिलसिलेवार अभी जवाब भी दिया, मगर केवल इनकी बैंक्रप्सी, इनका दिवालियापन, ये तो कोई आधार नहीं हो सकता।
हमें तो सुशासन देना है और भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास की बात हमेशा करती रही है। तो उस दृष्टि से मैं जानता हूं कि आपका मैनिफेस्टो आने में पार्टी का अभी थोड़ा समय है, मगर ऐसे कौन से बिंदु हैं जिसके कारण लोगों ने नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक दृष्टि से आपके साथ आना चाहिए? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम दूसरे की कमियां बताकर नहीं जी सकते, जी। हमें अपना विजन बताना होगा। जी। मैं अगर प्रधानमंत्री जी के 10 साल का कार्यकाल सिर्फ दिल्ली को लेकर बात करूँ, बिल्कुल। मुझे नहीं पता आपकी जानकारी में है कि नहीं, 90s में दिल्ली में ब्लू लाइन बसेस चलती थी जी। और यूपी से, हरियाणा से या पंजाब से किसी ने यूपी जाना है तो सब लोगों को दिल्ली के बीच में से होकर जाना पड़ता था। डीजल से वो धुआं जो गाड़ियों से निकलता था, 2-2 ढाई घंटे का जो जाम आज भी है, लेकिन उस समय जो जाम लगता था, वो हवा, वो जहरीली हवा दिल्ली वालों को पीनी पड़ती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद दिल्ली में ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे बने, तो आज 70% कमर्शियल व्हीकल, जिसको हरियाणा से इधर जाना है पंजाब या यूपी से पंजाब जाना है, तो वो दिल्ली में नहीं आता है जी, वो बाहर बाहर से अपना रास्ता पकड़ता निकल जाता है। आप सोचिए, अगर वो आज वाहन दिल्ली आ रहे होते तो जो आज दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, ये आदमियों के रहने लायक ही नहीं रहती। सही बात है। इतनी बुरी हालत होती और ये काम विगत 10 सालों में ये हुआ है। विगत 10 सालों में हुआ है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेरठ एक्सप्रेसवे NH-24, दिल्ली से मेरठ जाने में 1.5 घंटा, जी। आज बाय रोड आप 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने रैपिड रेल दे दी हम लोगों को सीधा दिल्ली से मेरठ जाने के लिए, जो और भी जल्दी पहुंच रही है। मेट्रो का विस्तार, दिल्ली में मेट्रो लाने का श्रेय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को है, लेकिन उस मेट्रो को बढ़ाने का काम धीरे धीरे होता रहा। जी। इस अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तीसरे चरण को लेट किया, अपने हिस्से के पैसे नहीं दिए। अभी जो रिठाला का नए साल पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोजेक्ट अनावरण किया चौथे फेज का, ये 1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था। जी। लेकिन मेट्रो का कितना विस्तार करना और मेट्रो को कहाँ तक लेके जाना दिल्ली में, अगर सोचिए, दिल्ली में मैंने पीछे पढ़ रहा था कि एक दिन तो 90 लाख लोगों ने ट्रेवल किया। अगर वो सब लोग सड़क पे आ जाएं तो क्या होगा दिल्ली का। सही बात। ये केंद्र सरकार ने दिया। उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे हाईवे, आज आप शिव मूर्ति से चलिए और आपको सोनीपत जाना है, जी। आप 20 मिनट में पहुंच जाते हैं, तो 2 घंटे का रास्ता है। जी। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या करना चाहते हैं देश के लिए और दिल्ली के लिए। लेकिन इसी दिल्ली में अगर विकास के काम रोकने वाली सरकार होगी तो वो विजन टूटता है। जी। इसके साथ कामों में आ जाए तो कर्तव्य पथ देखिए, बिल्कुल। इस नए साल की पहली संध्या जो शाम थी, 2 लाख लोग कर्तव्य पथ पे थे और वो आके सलाम कर रहे थे नरेंद्र मोदी को सही। कि तुमने यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े कर दिए। विदेशी की जो हमारे पे एक छाप वहाँ हमें बार बार दिखाती थी आईना, वो ख़त्म कर दी। प्रधानमंत्री म्यूजियम अपने आप में अद्भुत है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही प्रधानमंत्री की बात है, जवाहरलाल नेहरू से लेके अब तक सबकी उसमें योगदान है, सबका उसमें चर्चा की हुई है, राजनीति से उठकर की हुई है। वार मेमोरियल देखिए, देश के सैनिकों को सलाम करने लोग आते हैं। उसके बाद प्रगति मैदान के टनल का मैंने जिक्र किया, मथुरा रोड का ट्रैफिक जमुना पार जाने वाला, उसको कितना रिलीफ मिला उससे, ये हम जानते हैं। उसके बाद आप आ जाइए बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्मारक है अलीपुर रोड पे, जो उनके पंच तीर्थ में से एक है। तो विज़न है हमारे पास। उसके साथ जहाँ तक प्रशासनिक काम है, जो सिविक एजेंसीज के काम है, दिल्ली में जब हम नगर निगम में थे, मैं पूछना ही चाहता था कि आप नगर निगम में तो अभी तक थे ही जी, और हम जब तक निगम में रहे, दिल्ली में निगम के बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देने का काम हमने किया। अच्छा। शुरुआत हमारे टाइम पे हुई। उनको सर्दियों में वर्दी देने का काम बच्चों को हमने शुरू किया। उसके साथ साथ निगम के माध्यम से वेस्ट जो ट्रीटमेंट लगाया इधर उत्तराखंड में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उसको उद्घाटन करने आए थे। कूड़े के वो पहाड़ कम हो, उसके लिए जो प्रयास दिल्ली बीजेपी द्वारा या दिल्ली बीजेपी शासित नगर निगम द्वारा किए गए थे, उन कामों को भी इस सरकार ने रोकने का काम किया। पिछले 2 साल से निगम बिल्कुल ठप पड़ा है, स्टैंडिंग कमेटी है नहीं, डिसीजन कोई होता नहीं है, टेंडर दोबारा से हो नहीं रहे हैं, तो काम सारे रुके हुए हैं। हम जो कूड़े का पहाड़, इन्होंने घोषणा की थी, हमने नहीं की थी, कि 1 जनवरी 2024 तक सारे पहाड़ हट जाएंगे। 24 के लिए अब तो 25 आ गया, वहीं के वहीं खड़े हैं। और पहाड़ हटाने का बढ़ काम गया। जब स्वयं एलजी कह रहे थे, क्योंकि हमने उनसे भी वार्तालाप किया, तो उसमें रोड़े अटकाए गए। उसमें रोड़े अटकाए गए, एलजी को काम नहीं करने दिया। और एलजी साहब तो यमुना भी साफ कर रहे थे, एक ड्रेन नजफगढ़ वाला उन्होंने करके दिखाया था, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए उसको रोकने के लिए। तो जिस आदमी की सोच ये हो कि जनता मरती है मरे, लेकिन मैं इस काम का क्रेडिट दूसरे को नहीं लेने दूंगा,
तो आप सब आयुष्मान योजना का क्या दोष है? आयुष्मान योजना का दोष सिर्फ इतना है कि वो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है। मतलब एक और तो प्रधानमंत्री है जो स्वयं कहते कि न मैं विश्राम करूंगा न जनता के काम से मतलब आपको विश्राम करने दूंगा, इतने कर्मनिष्ठ प्रधानमंत्री है। और एक और यहाँ है कि जो कहते हैं कि न मैं काम करूंगा न एलजी को या केंद्र सरकार को काम करने इसमें दूंगा। इसमें एक चीज़ और जोड़ी है, पर जहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 24 घंटे देश के लिए समर्पित हूँ, जी। ये कहते हैं मैं काम ना करूँगा ना करने दूंगा, लेकिन आराम करने के भी पैसे जरूर खाऊंगा। जी इनकी पैसे की भूख इतनी है, जी जी मैं हैरान होता हूँ कि हर चीज़ में कौन सा मॉडल है कि आप 65,000 मोहल्ला क्लिनिक में आप टेस्ट कर देते हैं और वो बंदा ही नहीं है, उसके रिकॉर्ड ही नहीं है। 18,000 टेस्ट किए एक ही आदमी के, इतनी तो बीमारियां नहीं होती शरीर में। एक व्यक्ति के 18,000 टेस्ट, ये हाँ, रिकॉर्ड बताता है। रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड है। ये तो भ्रष्टाचार के टेलीफोन नंबर क्या होगा जी? कितने डिजिट का टेलीफोन नंबर होता है? 10। वहाँ टेलीफोन नंबर लिखा है 0, खाली 0, मतलब लिखना है कुछ, या लिखेंगे 9 बार 9, 10वां अंक गायब है। जी ऐसे केसेस पकड़े गए हैं, इंक्वायरी चल रही है सीबीआई की। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, टैक्सियों में बसेज में पैनिक बटन लगा दिया कि आप इसको दबाएंगे तो एकदम जो है इमरजेंसी फोर्स आ जाएगी। हम सड़क पे खड़े होकर हमने 50 टैक्सियों को रोका, कैब वालों को, बसों को रोका, सबके बटन दबा के देख लिए, इंतजार करते कोई नहीं आई, है ही नहीं, कोई वार रूम ही नहीं है, तो उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। और ये सरकार तो ऐसी सरकार है, इसको किसी पे भी भरोसा नहीं है जी। तो इसने अपने ही साथियों की, मीडिया ग्रुप्स की, इन सब की जासूसी के लिए एक नया सेल बना दिया, उसकी भी जांच चल रही है। मतलब इतना ये आदमी काल्पनिक भय से, मुझे या मैं काल्पनिक भय नहीं कहता, भ्रष्टाचार के भय से डरता है कि मेरे हिस्से का पैसा किसी दूसरे को ना चला जाए। तो इसने हर विभाग में कैसे चोरी करनी है। इसलिए मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी देश के लिए एसेट्स होता है, लेकिन ऐसा पढ़ा लिखा आदमी जो सरकार में रह के काम करे और वो अगर चोरी करने में उतर आए तो फिर उससे खतरनाक आदमी कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है। एक मेरे मन में सवाल है वीरेंद्र जी कि ये अपने स्कूलों की और मोहल्ला क्लिनिकों की बड़ी जाहिरात करते हैं और कैसे अनाप शनाप खर्चा एडवर्टीजमेंट पर उन्होंने लगाया है, ये तो हम सब जानते ही है। मगर आप लोगों ने, मैंने सुना कि मौके पे जाके स्कूल कैसे चलते हैं और मोहल्ला क्लिनिक का क्या गड़बड़ है, क्या है, ये देखा है। थोड़ा इसको हमारे दर्शकों के लिए बताइए। देखिए, मैंने अभी बताया कि मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 फर्जी टेस्ट, कागजों पे किए गए टेस्ट, उसकी रसीद काटी गई, पैसे निकाले गए और खा लिए गए जी। और उसमें संतरी से लेकर मंत्री तक सब शामिल है। फिर मोहल्ला क्लिनिक में आप चले जाइए, आपको कई बार तो डॉक्टर नहीं मिलते, वहाँ जो बैठे हैं वो, उनका काम सिर्फ इतना कि नाम लिखना, फॉर्म भरना और कोई सी भी गोली पकड़ा देना। अब सर दर्द, बगैर डॉक्टर, हाँ, और सर दर्द की गोली या पेट दर्द की गोली या बीपी की गोली, ये सब वहाँ अवेलेबल है। फिर उसमें भी बड़ा खेल क्या है कि जितनी गोलियाँ आपको मिलेंगी या तो वो एक्सपायरी डेट निकल चुकी होगी या 10-5 दिन में ख़त्म होने वाली की। मतलब जो ड्रग्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी भी वो दवाएं जो वो वेस्ट समझ के छोड़ देते हैं, ये लोग वो परचेज करते हैं 60%, 70% कम रेट पर, और उसके 100% रेट करते हैं। इन सब की जांच चल रही है। आपको मोहल्ला क्लिनिक, ये दिल्ली का अकेला ऐसा राज्य होगा जहां मोहल्ला क्लिनिक में आपको गाय भी मिलेगी, गधे भी मिलेंगे, घोड़े भी मिलेंगे और कुत्ते तो मिलते ही हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक है जी। उसके बाद आपने स्कूलों की बात की जी। स्कूलों में कैसे घोटाला किया जाता है, ये मॉडल मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की देन है दिल्ली को। इन्होंने क्या किया कि नए स्कूल तो बना नहीं सकते, जी। बनाए भी नहीं, तो स्कूलों में खर्चा कैसे दिखाएं। चलो पत्थर लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, तो फर्श पे लगाने के बाद सोचा कि ओहो ये तो बिल ज़्यादा नहीं बना, अच्छा चलो दीवार पे लगाते हैं, दीवार पे लगाना शुरू कर दिया। अच्छा बाहर लगाते हैं, कोई कारण नहीं था कोई लगाने कारण का। नहीं है, हाँ। बाहर पत्थर लगाना शुरू किया। मैं गढ़ी के एक स्कूल में गया, वहाँ पत्थर वत्थर सब लगा के खूबसूरत बनाया और 1.5 महीने बाद वो सारी दीवार गिर गई, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है ना, दीवार की मरम्मत तो की नहीं है। उसका बोझ मतलब हमारे सहन करने लायक- पुरानी दिल्ली में, मुझे नहीं पता आपने कभी देखे थे कि नहीं, हमारे पुरानी दिल्ली में कुछ कारीगर होते थे जी जो चूल्हा लेके गली गली घूमते थे, जिसे कलई वाला कहते जी थे। जी जी जी। वो तांबे के पीतल के बर्तन जी, लेते थे तो और उसको कलई चमकाते थे, करते उसको थे। कलई करते सही, थे। सही। तो ये कलईबाज हैं जिन्होंने स्कूलों को कलई करना शुरू किया। बाहर से रंग रोगन ठीक कर दो, जी। लेकिन अंदर शिक्षा की ऐसी की तैसी। मैं गया वहाँ इधर अपना ब्रिज वासन की तरफ एक स्कूल में, नगर निगम के,
तो मैंने जाके देखा बच्चे बैठे हैं स्कूल क्लास में। जी अब आधे बच्चों का मुंह तो इस तरफ है, जी टीचर वहाँ खड़ी है, और आधे बच्चों का मुंह इस तरफ है, तो इधर कोई खड़ा नहीं है। तो मैंने कहा ये बच्चे दो ऐसे मुंह करके क्यों बैठे हैं? जी। तो बोले ये एक ही टीचर है क्लास में, ज़मीन पे बैठे हैं, डेस्क नहीं है, तो टीचर 10 मिनट इनको पढ़ाती है, फिर इधर वाले बच्चों को पढ़ाती है। ये शिक्षा का मॉडल अरविंद केजरीवाल का कि और मेरा जिसके बारे में काफ़ी जाहिरात करते रहे। कुछ नहीं है जी। ये बेसिकली क्या है, स्पॉन्सर्ड सरकार है, जी और विज्ञापन और प्रचार पे पैसा खर्च करना, चिट्ठियां भेजते हैं बाहर कि इस कंट्री के एम्बेसडर को या उस कंट्री के एम्बेसडर को कि हम आपका वेलकम करना चाहते हैं। अब दिल्ली जैसी कैपिटल का कोई मुख्यमंत्री बोलेगा वेलकम करना चाहते हैं तो आओ, फिर उसको बुलाया जाता है, फिर उसको एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि हम ये 3 स्कूल इन्होंने बनाए हैं खूबसूरत देखने में, वहीं उनको लेके जाना। वहाँ के बच्चे वही हैं जिनको हर बार खड़े होना है, बच्चे भी चेंज नहीं होते, टीचर भी वही है जिसको वही स्क्रिप्ट पढ़नी है, और फिर ताली बजाना है, और फिर पेड अखबारों में वो विज्ञापन चले जाने हैं कि दिल्ली जो है ऐसा राज्य है। लेकिन दिल्ली की हकीकत ये है कि अंदर से इन्होंने पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया। दिल्ली एक अकेला ऐसा राज्य है, दिल्ली पूरे देश में, कि 10th और 12th का रिजल्ट अच्छा करने के लिए अभी पिछले सीज़न में, लास्ट में 23-24 की बात कर रहा हूँ, इस सीज़न में 9th और 11th के कुल मिलाकर 3 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, इसलिए कि हमारा 10th और 12th का रिजल्ट अच्छा है। अब जो सरकार जिन बच्चों को आप फेल कर रहे हो, आपको उनको फेल नहीं करना था, उनका मनोबल बढ़ा के, उनका हाथ पकड़ के उनको आगे लेके जाना था कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। शॉर्टकट अपनाने की पद्धति होगी। नहीं, ये शॉर्टकट भी नहीं है, ये उनका आप समझिए उनके भविष्य से खेल रहे हैं, और उसके बाद उनको कहते हैं कि जाके ओपन स्कूल में पढ़िए। अब वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, या तो उनका एडमिशन कराते, वो भी नहीं कराया, तो वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे सड़कों पे घूमेंगे, हमारा कुछ काम नहीं करेंगे तो फिर अपराध करेंगे। तो दिल्ली को एजुकेशन के नाम पर भी लूटने का काम, और स्वास्थ्य। अब मैं अगर अपने राज्य को उदाहरण दूँ, मैंने खुद आपके साथ सुशासन विभाग में काम किया है। अब सीएम राइज योजना है मध्य प्रदेश की, क्या शानदार योजना है कि कैसे बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ उनकी स्किल को डेवलपमेंट करना, वो भी ग्रामीण बच्चों को। यहाँ तो दिल्ली में अब तक ग्रामीण बहुत छोटा सा एरिया है, वो हम करते। गुजरात का गवर्नेंस का मॉडल, आप कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन वो मॉडल वो है जिसने उदाहरण प्रस्तुत किए। इंदौर की सफाई का, इंदौर का आज क्यों इंदौर 5-6 साल से नंबर 1 है, कारण है कि वहाँ सरकार का विजन है कि अपने शहर को हमें साफ रखना है। यहाँ तो खुदा ही मालिक है। आपने अच्छा कहा कि अन्य राज्यों के उदाहरण भी लेकर हम जो सत्ता में दिल्ली आएंगे, को मैं फिर कहता हूँ इन्हें, दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए आपके दिल में आग होनी चाहिए, विजन होना चाहिए। मैं आज कह रहा हूँ, माँ यमुना में मैंने डुबकी लगाई है, मैंने उस दर्द को महसूस किया है, क्योंकि इसी माँ यमुना में मैंने स्विमिंग सीखी थी बचपन में। आपको 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो माँ जो है वो एकदम इतनी उसको गंदा कर दिया गया, मेरे पैर अंदर इतने वो हो गए। लेकिन मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि ईमानदारी से अगर 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए और तुम पी गए उसको माँ यमुना के नाम पर, ये माँ यमुना निर्मल अविरल हो सकती है। 3 साल के अंदर माँ यमुना को साफ किया जा सकता है। जब हम साबरमती कर सकते हैं तो हम माँ यमुना भी कर सकते हैं। सही बात है सचदेवा जी, बहुत सिलसिलेवार आपने ये कहा, वो तो बिल्कुल सही है। और आप क्या करना चाहेंगे ये भी आपने अन्य राज्यों के उदाहरण देकर यहाँ पर स्पष्ट किया। एक दिल्ली के साथ बहुत जुड़ा हुआ विषय है वो 1984 के राइट्स का, और बरसों से हम और भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की अभी की सरकार, सब चाहते थे कि उस समय जिनकी प्रताड़ना हुई, जिनके घरों में हत्याएं हुई, उनको न्याय मिले। और हमने सुना है कि इस विषय में भारतीय जनता पार्टी के इनिशिएटिव से और एलजी साहब ने भी कुछ काम किया है। थोड़ा उसको बता दीजिए ना, ताकि हमारे सिख बंधुओं को क्या हो रहा है इसका आकलन हो जाए। 84 का जो नरसंहार था वो इस देश को कलंकित करने वाला था। मुझे ध्यान है, मैं उस समय कॉलेज में था और शंकर गली सीताराम बाजार में जहाँ मैं रहता था, मेरे आसपास लगभग 12 परिवार थे सिखों के, और हम पूरी रात बैठकर वहाँ धरना, मतलब धरना नहीं, एक तरह से सुरक्षा के लिए बैठते थे हम। और वो हमारे यहाँ कोई ऐसा हादसा भी नहीं हुआ, हम सफल रहे उस काम में। लेकिन उसके बाद जिन परिवारों पे ये आपदा टूटी और जिन्होंने, एक ही परिवार के 5-5 सदस्य चले गए, किसी के 3 चले गए, किसी के 2 चले गए, और उन परिवारों के साथ जो न्याय होना चाहिए था वो हुआ नहीं। लगातार सरकारें जो थी उनको आश्वासन देती रहीं, कुछ हुआ नहीं।
तो केंद्र में जब हमारी सरकार आई, हमने कुछ उनको कैश रिलीफ दिया, कुछ और इंसेंटिव दिए। लेकिन दिल्ली की सरकार में, जो वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही या अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, वो सिर्फ तारीख पे तारीख और इनकी फाइलें इकट्ठी होती गई। लगातार हम दिल्ली के विषय को लेकर माननीय उपराज्यपाल जी से मिलते थे जी। और उनका एक दल मेरे से आके मिला और उन्होंने जब ये पीड़ा बताई कि पिछले 24-25 साल से वो दिल्ली सरकार के धक्के खा रहे हैं और उनकी फाइल पास नहीं हो रही है, तो मुझे लगा इस विषय पे मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने उस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। मतलब जॉब देने के बारे में, जिनके घर में। नहीं, उसमें वो पहले मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा, विषय क्या है। ठीक है। लेकिन जब वो मैंने फाइल निकलवाई, फाइल में देखा तो उनकी जॉब का विषय था। अब जॉब का विषय तो सरकारी नौकरी की एक परमानेंट, एक पर्टिकुलर आयु होती है, एक एजुकेशन का रिमार्क्स होता है कि इतनी एजुकेशन तो ऊपर चाहिए। अब वहाँ उस परिवार में, जिस परिवार का मुखिया चला गया हो या माँ भी चली गई हो, तो बच्चे को पढ़ाएगा कौन? और आज 25 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी जी। जो इसका हकदार था? तो ये ऐसे विषय थे जिसपे मानवीय पक्ष जो है वो समझने की जरूरत थी। उस फाइल को स्टडी करने के बाद हम दिल्ली के सभी सांसदों को लेकर माननीय उपराज्यपाल जी से मिले, उनको निवेदन किया कि आपको इसमें कुछ ना कुछ छूट देनी चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने जो त्रासदी सही है उसका कोई मोल नहीं है जी, और उनका कोई दोष नहीं है, उनका इतना कोई दोष समय नहीं लग रहा है। और हम सिर्फ सरकारी बाबू के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो काला पेन लाल पेन चलाते हैं और हम रुक जाते हैं। तो माननीय उपराज्यपाल जी ने हमें आश्वासन दिया कि मैं इसमें देखता हूँ, और फिर उनके पास जो अधिकार है उन्होंने उसका उपयोग करते हुए, अब देखिए, अब जो हमने लगभग 87 या 86 लोगों को सरकारी नौकरी का पत्र मिला है। अच्छा, दिल्ली मतलब सरकार जॉब में लग गए। जॉब लग गए, उनको लेटर इशू हो गया। माननीय उपराज्यपाल जी ने अपने हाथ से दिया, मैं दोनों कार्यक्रमों में उपस्थित था। उनको चिट्ठी मिली, आपको हैरानी होगी जान के, 56 साल के आयु के व्यक्ति को नौकरी मिल रही क्या है बात इस एज में। मतलब जो सरकारी कानून होते हैं उनको थोड़ा बदला गया, बाजू में रखते हुए बदला गया। और ये कि ये जो इनके साथ अन्याय हुआ है, बिल्कुल। एक तो देरी हुई, बिल्कुल। वो देरी के कारण जो है, जो कांग्रेस की सरकार थी या आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन इनका क्या कसूर था? जी। उनको नौकरी दी गई और फिर उसमें जैसे था कि 10वीं पास होना चाहिए, अब 10वीं पास नहीं किया बच्चे ने, तो फिर उसको भी हम नीचे लेकर आए जी। कि भाई अब 8वीं पास है या 6ठी पास है या 5वीं पास है, लेकिन आपको नौकरी देनी है। और वो नौकरी दी गई। और अभी भी 400 कुछ केस ऐसे हैं जिनमें कुछ और कमियां हैं, जो कागज सरकार मांगती है उनकी तरफ से भी कुछ कमियां, उनके लिए कि उनकी सुनवाई में अफसरों के पास जाना ना पड़े, वहीं कैंप लगाए जा रहे हैं, उनकी सुनवाई की जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक कार्यकाल में ये एक ऐसा काम है जिसको लेकर जब मैं आँख बंद करके सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ईश्वर हम पे आशीर्वाद बरसाएगा, वाहिगुरु कृपा करेगा कि बच्चों तुमने ये काम अच्छा किया है। नहीं, कोई संदेह नहीं, वाहेगुरु की कृपा तो होगी होगी, मगर ये जो न्याय देने का काम आपने किया है, जिसका पुण्य आपको तो मिलेगा, मतलब नहीं, ये पुण्य व्यवस्था तो को मिलेगा, कोई माननीय व्यक्ति का विषय प्रधानमंत्री नहीं है। जी, माननीय प्रधानमंत्री माननीय जी, गृह मंत्री ने इसमें बिल्कुल, इनिशिएटिव लिया, अमित शाह जी ने, माननीय उपराज्यपाल ने लिया। जी। हम तो साधक बने, उस फाइल को ले जाके बढ़िया। पीछे लगे रहे। 3 महीने लगे हमें लगातार इसको पुश करने में, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हम उनको न्याय दिलाने में सफल हुए। नहीं, भाई इसी से एक सवाल मेरे मन में आता है वीरेंद्र जी, कि न्याय प्रक्रिया को अंतिम चरण तक ले जाने का आपने जो एकदम कड़ाई से फॉलो किया और उसको संभाला और सफलतापूर्वक आप ले गए, यहाँ जो हम देखते हैं आम आदमी पार्टी के सरकार के द्वारा एक उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला नाटक कई बार हम देख रहे हैं, जिसमें 2 विषय प्रमुखता से आते हैं। एक विषय आता है वो लीकर पॉलिसी और लीकर घोटाले का। तो कई बार आम आदमी को समझने में नहीं आता कि पॉलिसी, अब तक तो पॉलिसी तो एक सिद्धांत का किताबों में बंद विषय रहता था, अभी पॉलिसी में भी इन्होंने घोटाला किया। ये कैसे घोटाला किया, इसका थोड़ा सा खुलासा आप करेंगे तो थोड़ा प्रबोधन हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, शराब नीति दिल्ली की लगातार चल रही है, दुकानें हैं, सरकारी दुकानें भी हैं, प्राइवेट चलती रहती हैं। जब कोविड के समय में सब लोग घरों में छुपे हुए थे, लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे और ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। प्रधानमंत्री जी ने ऑक्सीजन का प्रबंध किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के घरों में खाना भेजने का प्रबंध किया। उस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या कर रही थी? उस समय अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इनके सभी साथी शराब के जितने भी बड़े निर्माता हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग्स कर रही थी। अच्छा। कि हमको गोवा और पंजाब का चुनाव लड़ना है, हमको पैसे की आवश्यकता है जी। तो हमें शराब की नीति बदलनी पड़ेगी जी। अब शराब की नीति का, दिल्ली में जितनी भी दुकानें थी यहाँ 2% का कमीशन सेल पर मिलता था जी। उस 2% के कमीशन में दुकानदार बहुत खुश थे। इन्होंने शराब की नीति बदली।
अब इनका खेल क्या है, वो इन्होंने हर विभाग में किया है। अगर दिल्ली में शराब की मान लीजिए 1000 दुकानें खोलनी है, तो अब 1000 दुकानों से तो पैसे ले नहीं सकते, चोरी पकड़ी जाएगी। तो 1000 दुकानों का अलग अलग क्लस्टर बनाया। उसके इन्होंने 5 क्लस्टर किए कि 200 दुकानें का क्लस्टर एक बना दिया कि अब जिसको भी देंगे हम 200 दुकानें एक साथ देंगे, ताकि एक आदमी से डील करना पड़े। 1000 की बजाय वो 5 पे आ गए। तो उन 5 ने अपने अपने हिसाब से स्कीम बनाई, अलग अलग। हाँ, नहीं स्कीम बनाई कि ये ऐसे ऐसे करना है। अब ये हुआ कि 2% कमीशन में तो गुजारा चलेगा नहीं, क्योंकि आपको तो करोड़ों रुपए खाने हैं और उनको भी कमाना है। तो फिर क्या करते हैं, चलो ऐसा करते हैं कि हम इसका कमीशन बढ़ाते हैं, जो डीलर्स का वो कमीशन डीलर से लेकर और जो दुकानदार है वो 2% से करते हैं 12%। 2% से एकदम 12%। सीधा 12% की बहुत घाटा है दिल्ली में, पीने वालों की कमी पड़ गई है, तो हमको 12% करना है। 12% करने के बाद ये तय होता है कि 6% सरकार का, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स का, 6% हमारा, वो आप हमें किकबैक वापस दोगे। अब करोड़ों रुपए का सेल का काम है, उसमें आप 6% दे रहे हो, और दिल्ली की जनता फिर शराब की बिक्री कैसे पड़े, तो दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलो, बेरोजगार लोगों को धकेलो। पूरे विश्व में मैंने नहीं सुना कभी, और हिंदुस्तान में तो संभव ही नहीं है कि ये अरविंद केजरीवाल का अनोखा एक ऐसा प्रयोग है, ऐसी सरकार जो कहती थी आओ एक पौए के साथ दूसरा पौआ फ्री ले जाओ, गेट वन फ्री। हाँ, अच्छा, फिर बोतल के साथ भी बोतल फ्री। अच्छा। अब उसमें जब लोगों को मिलने लगे, अच्छा, उसमें भी जो जानकारी अब आ रही है कि उसमें भी नकली शराब ज़्यादा बेची गई। ठीक है जी। अब उसके साथ साथ क्या होता है कि जिस आदमी को 300 रुपये एक हफ्ते में खर्च करने पड़ते थे एक बोतल पे, उसको 300 रुपये में 2 बोतल मिलने लग गई, तो उसके पीने की कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी बढ़ी, उसके साथ साथ उसके घरों में झगड़े बढ़े, मारपीट हुई। हमारे पास ऐसी कई माताएं बहनें आई, नशाखोरी बढ़ गई। हाँ, जिसमें वो कहते थे कि हमारे पति पीने के बाद हमको रोज पीटते हैं। फिर उसके साथ साथ वो बच्चे, पहले पीने की आयु थी 25 साल, अब शराब की बिक्री बढ़ानी है तो 25 से कर दे 21 साल। ये देखिए, ये सरकार का शिक्षा का और सबका मॉडल है कि कैसे छोटी उम्र में बच्चों को बिगाड़ना है। फिर उसमें प्ली देते हैं कि 18 साल का बच्चा वोट डालता है तो 21 साल का पी नहीं सकता क्या, ये प्ली दी इन्होंने। तो वो 21 साल के बच्चे को दारू पिलाना शुरू किया। उसके बाद पकड़े ना जाए तो जितने भी एक्सपर्ट्स थे लिकर पॉलिसी के, उन सबके राय मांगी राइटिंग में, सब ने राय दी, लेकिन वो राय पढ़ी किसी ने नहीं, उठा के रख दी, फाइल में लगा दी। उसके बाद कोविड आ गया। ओहो, कोविड आ गया तो भाई इसका तो नुकसान हो गया, जो डीलर हैं 140 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। अच्छा। आपने पॉलिसी चेंज की तो जो वेंडर पुराने वाले थे उनका टर्म था वो ख़त्म नहीं हुआ था, अभी नए वालों से फीस लेनी थी, 890 करोड़ रुपए छोड़ दिए, नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर अभी जो सीएजी की रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, अभी ये भागते हैं। 14 सीएजी रिपोर्ट्स हैं जो विधानसभा पे नहीं आ रही, पटल पे नहीं आ रही हैं, लेकिन जो इनपुट्स आ रहे हैं, क्योंकि लोग तो जानते हैं अंदर क्या है, 2026 करोड़ का सरकार को नुकसान हुआ, दिल्ली की सरकार को, इस शराब नीति में। लेकिन वो 2026 करोड़ का नुकसान मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और ये पूरी चोरों की बारात, इन सबके हिस्से में गया है। उसके बाद पंजाब का इलेक्शन लड़ा जाता है, गोवा में पैसे भेजे जाते हैं, गोवा में तो जो जांच चल रही है, अब ये तो सब जमानती अपराधी हैं, ये जमानत पे छूटे हुए अपराधी हैं, अंततः इनको जेल ही जाना है। बिल्कुल। और वो भी कहते हैं कि जो सीबीआई ने कोर्ट में स्टेटमेंट दी है कि 45 करोड़ की ट्रेल तो हमारे पास है, कि 100 करोड़ रुपया गुजरात गया था, 45 करोड़ तो उन्होंने ट्रेल बरामद कर लिए। अपराधी कितना भी शातिर हो, गलतियां करता है, इन्होंने भी की है। ये थोड़े हाई लेवल के चोर हैं, पढ़े लिखे, तो पकड़ने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अंततः ये जो कहते हैं फिर आएंगे केजरीवाल या फिर लाएंगे केजरीवाल, ऐसे कुछ है, फिर लाएंगे केजरीवाल। हाँ, लेकिन तिहाड़ जेल के बाहर जाके देखिए आप, वहाँ एक बैनर लगा हुआ बड़ा खूबसूरत, वहाँ लिखा हुआ है फिर आएंगे केजरीवाल। सही बात है, उनको जाना तिहाड़ में ही है। सही। इसी के साथ साथ उनका भी एक आरोपों का सत्र चलता है, वो भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र पर, चुनाव आयोग पर भी आरोप करते रहते हैं। उस आरोपों की बौछार में एक विषय आता है कि हमने वोटर लिस्ट में हेराफेरी की है। यद्यपि कुछ समाचार ये भी आते हैं कि रोहिंग्या समाज के कई, मतलब बांग्लादेश से आने वाले लोगों को इन्होंने प्रश्रय भी दिया है। तो थोड़ा सा सत्य क्या है ये जरा बताइए। आप पूरे देश का परिदृश्य देख लीजिए,
जो चुनाव हारेगा वो चुनाव आयोग पे आरोप लगाएगा। बिल्कुल पहले ईवीएम पे लगता था, जी। ईवीएम के फैक्टर्स फेल हो गए तो वोटर लिस्ट पे आई है। लेकिन ये तय है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कैसे की जाती है, ये आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। हमने तो सीखा है जी। अब दिल्ली में मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। 2014 में हम चुनाव जीतते हैं, 7 लोकसभा का। 9 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव होता है 2015 में। जी जितने वोट दिल्ली में होते हैं उस 9 महीने में 14 लाख वोट बढ़ जाते हैं एकदम। अच्छा हमारी गलती, हमने नहीं देखा, हमने ध्यान नहीं दिया, ये हमारी गलती है। वो 9 लाख वोट बढ़ते हैं, अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं। हम उसके दूसरे कारणों पर ध्यान देते हैं, उधर ध्यान नहीं देते। फिर 2015 से लेकर 2019 तक 4 साल में 3.5 लाख वोट बढ़ते हैं, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिल्ली शहर है, सब लोग आते हैं, जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2019 का लोकसभा चुनाव हम जीतते हैं, माननीय मोदी जी का चेहरा है, लोग उनको प्यार करते हैं, वो वोट देते हैं। फिर 2019 से लेकर फिर 8 महीने बाद 2020 का चुनाव होता है, फिर 9 लाख वोट बढ़ जाते हैं 8 महीने में। हम फिर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारी आस्था लोकतंत्र पे है, चुनाव आयोग की पूरे सिस्टम पे है। जी फिर हम अब आ गए 2024 में। 2020 से 24 में ज़्यादा वोट नहीं बढ़ते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि मुझे जो समय मिला, जी आज 22 महीने हो गए मुझे अध्यक्ष बने हुए, जी मुझे बार बार लगता था वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ है। कि मैं जिस परिवार में रहता हूँ, हमारा संयुक्त परिवार है मेरा नाम है, मेरे माता का नाम है, मेरे पिता का नाम है, मेरी भाभी का नाम उठा के कॉन्स्टिट्यूंसी के दूसरी तरफ कर दिया जाता है। अच्छा मतलब नाम काटा नहीं है, मतलब उठा के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया जो वहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, तो वोटर नहीं जाएगा वोट डालने। जी और ऐसे जब केसेस सामने आए लोकसभा चुनाव में, नगर निगम चुनाव में, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। फिर हमने एक पूरी टीम बनाई कि भाई इसको स्टडी करो। तो ये जो फ़र्क मैं आपको बता रहा था वोटों का, ये नज़र में आया, तो भाई अचानक इतने वोट कहाँ से आते हैं। तो फिर हमने पकड़ना शुरू किया, तो वो जाली मतदाता, अवैध मतदाता बनाने का काम अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी करती थी। मतलब उस तंत्र दिल्ली के सरकारी जो वो जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, टीचर्स हैं, उन पे राजनीतिक दबाव बना के जो बीजेपी के सपोर्टर्स या बीजेपी के लोग हैं या जिन पे चेहरा है, उनका वोट कटवाना जी और बिना नोटिस के कटवाना। वोट काटने की एक प्रक्रिया है कि आपको फॉर्म नंबर 7 भरना पड़ेगा, जी आपको नोटिस देना पड़ेगा। 15 दिन में वो नोटिस का जवाब नहीं देता है तो बीएलओ जाके चेक करेगा, जी लेकिन कुछ नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, सब कागजों में है, उड़ा दो वोट। लेकिन जब हमने इस पर सख्ती शुरू की, आज 2024 के चुनाव में दिल्ली में 1,53,52,000 वोट थे। अब जब 25 का चुनाव हो रहा है, अब 6 तारीख को वोटर लिस्ट फाइनल आ गई, जी तो दिल्ली में आज 1,55,24,858 वोट है। कितना बड़ा गैप। और अप्लाई जो हुए थे वो 8-9 लाख थे जी। जी 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 और उसके बाद अभी मैं वो वोट नहीं गिन रहा, 3-4 लाख तो वो हैं जो जिनका मृत्यु हो गई, जो शिफ्ट कर गए, जो एब्सेंट हैं, चले गए छोड़ के, वो अलग वोट हैं। लेकिन कैसे, अच्छा हमने जब अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़े तो लोकपुरी के एक मकान में गया मैं, वहाँ वो परिवार कह रहा है कि हाँ जी हम मियाँ बीबी रहते हैं, ये हमारे 2 बच्चे हैं। मैं कहा ये 34 वोट कौन है? बोले जी हमें नहीं पता, इलेक्शन वाले दिन आते हैं वोट डाल के चले जाते हैं। अच्छा हाँ, और ये हकीकत है। सब हकीकत है जी, ये शिकायत दी हमने इलेक्शन के बीच। और सबके सब एक ही वर्ग के हैं, सबके सब एक वर्ग के हैं। छोटा पजामा पहनेंगे, दाढ़ी रखेंगे और हाथ में लोटा रखेंगे, वर्ग एक ही है उनका। उसके बाद मोती नगर T82 कैंप है एक, मैं वहाँ गया, 26 वोट। तो मैंने कहा एक से तो मिलने, जी छत नहीं है, अच्छा दीवार नहीं है, घर भी नहीं है, पटरी पे एक टेबल रखी हुई है, वहाँ बिजली का मीटर लगा हुआ है, T82 मोती नगर, 26 वोट बने हुए हैं। कहाँ है भाई, कहाँ सोते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ खाना बनाते, कुछ है ही नहीं, और सामने देखने के लिए भी कोई है ही नहीं। फिर आ जाओ आप तुगलकाबाद, तुगलकाबाद में झुग्गियाँ टूटी, 1500 वोट, 3 साल टूटे हुए हो गए, वोटर लिस्ट में नाम है, और ज़मीन किसकी है? हरियाणा सर, वोट दिल्ली में। अच्छा तो अगर हम वो वोट कटवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? जी सही बात है। फिर जब दिल्ली पुलिस में हमने बांग्लादेशियों की कंप्लेंट की, पकड़े गए बांग्लादेशी। जी। और आपको जान के खुशी होगी कि वो बांग्लादेशियों के पास से जब कागज़ पकड़े गए, आधार कार्ड बनाने की मशीन भी पकड़ी गई, और वो मशीन और वो कागज़ जब
बांग्लादेशी एजेंट से पूछने शुरू किए तो उन्होंने बड़े प्यार से एक नाम बताया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक है महेंद्र गोयल, उनका स्टाफ, वो हमारी मदद करता था। हम नकली आधार कार्ड बनाते थे, उस मशीन से 22,000 आधार कार्ड बने हैं और 20 रुपये में कार्ड बनता था, सिर्फ 20 रुपये में। मतलब मेरे देश की सुरक्षा, मेरी दिल्ली की सुरक्षा गई ताक पे। लोग मरते हैं मरे, देश को तोड़ने वाले, देश के टुकड़े करने वाले ऐसे गद्दारों को आश्रय देने का काम अरविंद केजरीवाल के लोग करते हैं। इनका एक विधायक है अमानतुल्लाह खां, वो भी जेल से आया बाहर, वो भी जमानती अपराधी है। उसका वीडियो है कि ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मैं 10-10 हज़ार रुपये देता हूँ, दिए उसने, इनको खाना दूंगा, ये तो मेरे भाई हैं, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में है, ये मेरे मजहब के लोग हैं, इनको रखना, इनको पालना मेरी ड्यूटी है, और वो पाल रहा है। कारण सिर्फ ये है कि कैसे एक वर्ग के वोटों को लेकर मैं दिल्ली में हुकूमत कर सकूं। ये सुल्तान अरविंद केजरीवाल मुगलों से भी गया गुजरा है। मुगलों ने दिल्ली को इतना नहीं लूटा जिसने इसने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। बहुत आपके दिल की तड़प भी सामने आ रही है। और दर्शकों को मैं बता दूं कि दिवालियापन क्या होता है, व्हाट इज़ बैंक्रप्सी, इसको डिफाइन किया जा सकता है केवल एक नाम से, उसका नाम है आम आदमी पार्टी और उसके कर्णधार है अरविंद केजरीवाल। मगर एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो वर्णन किया सही में कि आप यानी आपदा है, आपदा ही तो है। क्या हम ये मान सकते हैं कि 8 फरवरी को दिल्ली आपदा मुक्त होगी? मैं आपको 100% कह रहा हूँ, मैं दिल्ली की नब्ज़ को पहचानता हूँ। दिल्ली की जनता जो कह रही है आपदा हटाएंगे, भाजपा लाएंगे और डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो इसी नोट पर हम इस संवाद को यहाँ समाप्त करते हैं। मगर मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, और वीरेंद्र जी भी हमारे साथ है ही, कि ये अपनी दिल्ली अपनी बात, चलो करे अपनों के साथ तो है ही, मगर साथ ही साथ ये है अपनी समझ, अपनी सोच, अपना विचार और अपना वोट। वीरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे दर्शकों को? अपनी दिल्ली अपनी बात, चलो करें अपनों के साथ। इस दिल्ली को बेहतर बनाने का इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।